नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी को भगवान विश्वकर्मा पूजन का जो आज दिन है उस पे सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बारे में। सेंटर के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी भारत मंडपम, वो भी विश्व स्तर का, वो भी कन्वेंशन सेंटर, फिर उसके बाद यशोभूमि, ये भी विश्व स्तर का। इन सब बनाने के पीछे का अर्थमेटिक क्या है और इससे भारत को फायदा क्या होने वाला है, ये सवाल सबके मन में आता होगा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतनी आधुनिक बिल्डिंगें बन रही हैं, इससे क्या फायदा होगा, ये किस तरीके की चीजें। आपको बता दूं कि ये तीसरे कन्वेंशन सेंटर का नहीं उद्घाटन किया है, दूसरे का नहीं किया है, ये तीसरे का उद्घाटन है। सबसे पहला 2021 में वाराणसी में रुद्राक्ष नाम के कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए थे और वहां पे उनका वेलकम भी हुआ था। तो इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का भी शुभारंभ किया। उसका भी क्या मतलब है, उसके बारे में भी जानेंगे, उसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। न्यू कन्वेंशन सेंटर इन दिल्ली, यशोभूमि, 73,000 स्क्वायर मीटर का एक कन्वेंशन सेंटर है। 1,07,000 स्क्वायर मीटर का एग्जीबिशन सेंटर है। 13 इसमें मीटिंग रूम है, 15 कन्वेंशन रूम है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसका पहला फेज है। पूरा प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ से अधिक का है। और ये जो कन्वेंशन सेंटर बना है ये लगभग 5,400 करोड़ का। 5,400 करोड़ की कोई अगर बिल्डिंग बन रही है या कोई इस तरीके की फैसिलिटी बन रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला होगा और साथ के साथ वो कितना भव्य और कितना बड़ा होगा। दोस्तों एक चीज बताता हूं, पूरे दुनिया में एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, कन्वेंशन सेंटर, मीटिंग हॉल, इनका जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 72 लाख करोड़ रुपए का है। कितना? 72 लाख करोड़ रुपए। और 72 लाख करोड़ रुपए कौन लेकर के जाते हैं, कौन शहर लेकर के जाते हैं? हांगकांग, सिंगापुर, शंघाई, वॉशिंगटन डीसी, बर्लिन जैसे शहर, जहां पे बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर हैं, या सिडनी का ओपेरा हाउस, ये लेकर के जाते हैं। और भारत की इस 72 लाख करोड़ में भूमिका कितनी है? 1% से कम की। 140 करोड़ के देश में अगर आप संभावनाओं को अलग अलग जगह पे नहीं तलाशेंगे और साथ के साथ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, आपके यहां मीटिंग्स करने के लिए, डेलीगेट्स के लिए, प्रदर्शनी के लिए इतने बड़े बड़े सेंटर्स नहीं रहेंगे तो दुनिया आपके यहां नहीं आएगी। बातें करने से नहीं कोई आता आपके यहां बिजनेस करने, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए क्या करना था? उसके लिए इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको विकसित करना था। G20 हुआ। G20 कहां हुआ? भारत मंडपम में। तो भारत मंडपम G20 करने के लिए नहीं बना था, 2016 से बन रहा था। भारत मंडपम एग्जैक्टली बना इसलिए था कि अगर दिल्ली में व्यापारियों का कोई समूह या देश में कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो या कोई प्रदर्शनी लगानी हो, उसके लिए हमारे पास बड़े कन्वेंशन सेंटर्स नहीं थे। 1,000, 2,000, 3,000 की भीड़ बुलाने के बाद अफरा तफरी मच जाती थी कि कहां करें कहां ना करें। उसके लिए बना। अब उसकी तो तारीफ हो ही रही थी पूरी दुनिया में कि यार क्या भारत मंडपम बनाया, कितना आधुनिक है, इतने लोग बैठ सकते हैं, उतने लोग बैठ सकते हैं। और तब तक कुछ दिन ही बीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यशोभूमि का, और नाम देखिए, रुद्राक्ष, भारत मंडपम, यशोभूमि। अगर आप भारत की परिकल्पना करते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर की परिकल्पना करते हैं तो उसकी भी एक झलक है। और 140 करोड़ लोगों के देश में अगर कहीं पे प्रदर्शनी के लिए बैठने के लिए 5-10 हजार लोगों की संख्या को गैदर करने के लिए आपके पास इस तरीके के सुविधा युक्त हॉल, सेंटर नहीं है, तो फिर तो आप सिर्फ बतौलेबाजी करिए, बतौलेबाजी के अलावा कोई बात नहीं है।
कि ये बना देंगे, वो बना देंगे, फलाना कर देंगे। आपको मैन्युफैक्चरिंग में अगर टॉप पे जाना है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और 72 लाख करोड़ में से आप भी चाहते हैं कि कुछ बिजनेस आपके पास आए, तो आपको छोटे मोटे बनाने से काम नहीं चलने वाला था। आप आकर्षण तभी पैदा कर पाएंगे जब आप आधुनिक बनाएंगे और दुनिया के सबसे बड़े में से एक बनाएंगे। तभी लोग कहेंगे कि अच्छा, सबसे बड़ा बैठने का और इस तरीके के चीजों का कन्वेंशन सेंटर कौन है? तो भारत में है। तो कहां है? तो दिल्ली में है। क्या नाम है? तो यशोभूमि नाम है। दुनिया भर का आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप, लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें बात कर रहे हैं। आप प्रदर्शित कहां करेंगे? लोग कहां से आकर के उसको समझेंगे? अब छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आपके यहां काम कर रही है तो कोई व्यापारी आएगा तो हर जगह जा जाकर के थोड़ी ना समझने की कोशिश करेगा। अब एग्जीबिशन सेंटर में सब लोग आएंगे, अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे, वहां पे व्यापारी आएंगे, वहां पे बिजनेसमैन आएंगे, वो देखेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, तब ये लोकल, ग्लोबल, वोकल के जितने फार्मूले हैं वो सेट होंगे और रोजगार का एक बड़ा माध्यम क्रिएट होगा। साथ के साथ इन कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, इंटरनेशनली लोग आकर के इसमें गैदर होंगे, दुनिया भर के लोग आकर के यहां जुटेंगे। आपने एक चीज देखा होगा कि अक्सर कोई इवेंट होना होता है तो लोग सुनते हैं कि हांगकांग में हो रहा है, संघाई में हो रहा है, बर्लिन में हो रहा है, म्यूनिख में हो रहा है, वाशिंगटन में हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास वैसी फैसिलिटीज थी। अब भारत मंडपम की बात कर लें। भारत मंडपम की स्थिति आज की डेट में यह है कि 3 महीने के लिए एडवांस बुकिंग उसकी हो चुकी। अलग अलग बिजनेस करने वाले अलग अलग लोग उसमें बुकिंग कर चुके हैं कि भैया हमको यहां मीटिंग करनी, हमको यहां ये चीज करनी, हमको यहां ये चीज करनी। आपके पास अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो पहले तो लोग आपके यहां आएंगे नहीं। अगर आपके यहां आएंगे नहीं तो आप उनको दिखाएंगे कहां? और जरूरी तो है नहीं कि सबके पास पैसा हो, सब अपना प्रोडक्ट लेकर के बर्लिन चले जाएं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक मेरे मित्र हैं, वो परफ्यूम का काम करते हैं। मित्र क्या है? बड़े भाई। वो परफ्यूम का काम करते हैं और परफ्यूम का काम करते हैं तो दुनिया भर के एग्जीबिशन सेंटर्स में घूमते हैं, दुनिया भर के। वो अपना परफ्यूम ले जाते हैं, वहां स्टॉल लगाते हैं, वहां पे चीजें करते हैं। उनकी एक हमेशा शिकायत रहती थी कि भारत के पास इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहां है भी तो 1000-2000 की गैदरिंग वाले हैं, कुछ कुछ बेंगलोर में बने हैं चूंकि आईटी हब है, दिल्ली में था, छोटे छोटे थे। तो वहां पे जब 100, 200, 500, 1000 मैन्युफैक्चरर आकर के अपना एग्जीबिशन लगाने की कोशिश करते थे तो जगह नहीं मिलती थी। जगह नहीं मिलती थी तो सब लोग एकोमोडेट नहीं हो पाते थे। तो ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को कौन दूर करता? जाहिर सी बात है इस देश के प्रधानमंत्री को इस प्रॉब्लम को दूर करना था। उन्होंने इस प्रॉब्लम को दूर किया और ऐसा नहीं कि रातों रात बन करके खड़ा हो गया। इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर चीजें हैं। अच्छा, जो एग्जीबिशन सेंटर थोड़े बहुत थे भी, वहां पे ट्रैफिक जाम, पार्किंग की सुविधा, इन सब का बहुत अभाव था। अब जो बन रहे हैं, आप सुने होंगे कि 3000 भारत मंडपम में गाड़ी पार्क हो सकती है, 4000, 5000 गाड़ी यहां पार्क हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जब भी आप एग्जीबिशन के लिए इस तरीके का सेंटर बनाएंगे तो आपको पैरेलल में फूड कोर्ट से लेकर के होटल तक भी बनाना पड़ेगा और कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से आपको बेहतर रखनी पड़ेगी। उसके लिए भी काम हो रहा है। ये 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब ये पहला फेज का उद्घाटन हो गया, इसके बाद होटल और ये सब सारी चीजें वहां पे बनेंगी, उस पर भी काम चल रहा है। क्योंकि जो लोग आएंगे विदेश से, वो ऐसा थोड़ी नहीं है कि द्वारिका में एग्जीबिशन सेंटर में जाएंगे, फिर वहां से 10, 20, 25, 30 किलोमीटर इधर उधर जाएंगे, होटल कहीं खोजेंगे नहीं। अगर खोजेंगे भी तो पूरे एक जाम की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि बहुत लोग होंगे, 8000, 10,000 लोग कहीं गैदर होंगे और बिजनेसमैन गैदर होंगे, तो जाहिर सी बात इसमें समस्या होगी। उसके लिए भी इस देश में कभी प्लानिंग नहीं की गई कि कुछ इस तरीके का बनाया जाए, कुछ इस तरीके की चीजें की जाए। आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा कि ये कितना बड़ा मार्केट है, और मैं आपको बताता हूं कि लगभग हर 1 करोड़ की पॉपुलेशन पे कम से कम आपके पास छोटे छोटे 1000 से 1500 तक के एग्जीबिशन सेंटर हर एरिया में देश के होने चाहिए। अगर आपको ग्लोबल मार्केट बनना है तो, आपको अपने प्रोडक्ट को विश्व स्तर पे लेकर के जाना है तो
आपको एक नई मार्केट खड़ी करनी है तो वाराणसी में बन गया, उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जेपीएनआईसी बहुत दिन से बन रहा है, अभी उसका समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब हैंडओवर हो जाएगा। इसी तरीके से अभी जल्दी में, बहुत रिसेंट में झारखंड में भी एक कन्वेंशन सेंटर बनाया है, छोटा ही है लेकिन बनना चाहिए। कहां प्रदर्शनी करेगा बिजनेस करने वाला, कहां अपनी चीजों को ले जाकर के दिखाएगा, किस किस मार्केट में दिखाएगा, कहां लोग देखने आएंगे। एक प्रॉपर प्लेस नहीं होगा तो कनेक्शन कैसे होगा, इस पे विचार करने की जरूरत आज तक लोगों ने नहीं समझी। बाकी ये कर देंगे, दुनिया में ऐसे बदल देंगे, दुनिया फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे, उससे नहीं दुनिया बदलती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना हम लॉन्च कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल, इस तरीके की चीजें करेंगे। बताइए कि छोटे छोटे कारीगर जब अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट को कहां बेचेंगे। ठीक है, 140 करोड़ का हमारा देश है, लोगों को नहीं पता है, सब इतने प्रोफेशनल नहीं है कि वो अमेजन पे जाकर के बेच लें, और सब लोग अमेजन से खरीद लें ये भी संभव नहीं है। हर चीज ऑनलाइन ही खरीद लें ये भी संभव नहीं है। तो कैसे होगा। हमारे यहाँ क्राफ्ट की इतनी वैरायटीज है, आप किसी भी जिले में चले जाए भारत के तो लगभग लगभग उस जिले की कोई एक विशेषता जरूर होती है जहां पे वो प्रोडक्ट पैदा होता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ब्रास का काम बहुत बढ़िया होता है, मुरादाबाद में ताले का, कैंची का काम बहुत बढ़िया, बरेली में बनारसी साड़ी है, इस तरह की दुनिया भर की चीजें। भारत में कांच का कहीं काम होता है, कहीं बैट बल्ले बनते हैं। इनको पहले भारत में और फिर भारत से विश्व में ले जाने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए आप कितनी भी योजनाएं चला लीजिए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कभी भी वो बेनिफिट नहीं मिल सकता था। चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, किसानों के लिए, किसान कोई प्रोडक्ट बनाता है, किसान कुछ करना चाहता है, किसान कोई नई चीज कर रहा है, तो आप उसका एग्जीबिशन नहीं लगाएंगे, प्रदर्शनी में नहीं जाएंगे, कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे, तो फिर वो ग्लोबल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। और इतना बड़ा मार्केट जो अनटैप्ड था भारत में, जबकि सबसे पहले जरूरत भारत जैसे देश को है। तो यशोभूमि मिला, और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी और भी कन्वेंशन सेंटर भारत को मिलेंगे, भारत के अलग अलग स्टेट्स में। और जो भी राज्य सरकारें हैं उनको ये काम करना ही पड़ेगा अगर वो अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वास्तव में उनके लिए उनका कोई कंसर्न है, उनके लिए वो चिंतित हैं। तो जाति जनगणना कर लीजिए, ये कर लीजिए, इस तरीके का कर लीजिए। अरे भाई, रहेगा तभी तो बटेगा, जब आपके पास होगा ही नहीं कुछ तो आप बांटेंगे कैसे। पहले तो उस लेवल पे लोगों को लेकर के आइए ना, पहले उस लेवल पे तो चीजें बनाइए ना, कि लगे कि हाँ अब है, अपने पास है ये सब सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज हैं, आप कर रहे। आप मान लीजिए, आप डेलीगेट्स इनवाइट करते हैं, आप दुनिया भारत भर के बिजनेसमैन इनवाइट करते हैं, चाहे दुनिया भर के बिजनेसमैनों को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे यहां इन्वेस्ट करिए। तो आपको जब ये काम करना पड़ता है मित्रों ना, तो मैक्सिमम प्रदेश की सरकारों को होटल में ये काम करना पड़ता है। आप सोचिएगा, तो जब बाहर का बिजनेसमैन, चाहे भारत का ही बिजनेसमैन किसी प्रदेश में जाता है और देखता है कि यहां का मुख्यमंत्री तो होटल में बुला करके मीटिंग कर रहा है, इसके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि मालिक कंपनी लगा सकता है, बिजनेसमैन कंपनी लगा सकता है, कन्वेंशन सेंटर नहीं बनाएगा बिजनेसमैन, ये उसका काम नहीं है, ये सरकार का काम है। लैंड सही तरीके से उसको मिले, रोड कनेक्टिविटी उसको मिले, बिजली मिले, सुरक्षा मिले, ये काम बिजनेसमैन नहीं करेगा, ये काम सरकारों को करना पड़ेगा। और सरकारें जब तक ये काम नहीं करेंगी तब तक उनके प्रदेश में बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगेंगी। आप चाहे कितना घूम घूम करके मीटिंग कर लीजिए, उसका आउटकम 0 ही निकलेगा, या 1-2% निकलेगा, या जो आप उम्मीद करेंगे वो तो कभी नहीं निकलेगा। इसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम अब एयरपोर्ट पे लोग उतरेंगे, मेट्रो लाइन से इसको कनेक्ट किया गया, वेल प्लान के साथ इसको बनाया जा रहा है। भारत आज ही नहीं ना है, भारत आगे भी तो है, आगे 10 साल, 5 साल, 15 साल। अदरवाइज आप रोज चिल्लाते रहिए बेरोजगारी है, ऐसे है, ये सरकार नहीं करी, भाजपा हटाइए कांग्रेस लाइए, कांग्रेस हटाइए भाजपा लाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। भाजपा लाइए, सपा हटाइए, सपा लाइए, नीतीश लाइए, क्या कर लेंगे उससे, क्या क्या फर्क पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है
फर्क तब पड़ेगा जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतर आपके पास बिजली होगी, बेहतर आपके पास पानी होगा, बेहतर आपके पास रोड कनेक्टिविटी होगी, खुद ही बिजनेस बढ़ेगा आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में खुद बिजनेस क्रिएट करता है। अब इतना बड़ा भारत मंडपम बना है या चाहे यशोभूमि बना है, तो इसके रखरखाव पे ही कितने सैकड़ों लोग लगेंगे। फिर यहां पे लोग एग्जीबिशन करेंगे, वो आएंगे, वो भुगतान करेंगे, फ्लाइटें ज्यादा चलेंगी, उनको पैसा की कमाई होगी, होटल इंडस्ट्री को कमाई होगी, और साथ के साथ हम अपने बेहतर प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट में प्रदर्शन भी कर पाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट होता क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में किसी प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एग्जीबिशन सेंटर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंटरनेशनल कोई मार्केट थोड़ी ना होता है कि कोई मार्केट है। भारत में इंटरनेशनल मार्केट कौन सी है? कोई नहीं है। किसी देश में कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट नहीं होती। उसके तक पहले पहुंचे तो कि भाई ये प्रोडक्ट भी ये बनाते हैं, ये भी इनके पास हुनर है, अच्छा ये सस्ता भी बनाते हैं, अच्छा ये अच्छा भी बनाते हैं, तो ठीक है इन्हीं से ले लिया जाए। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 11,000 लोगों की बैठने की क्षमता है, 15 कन्वेंशन रूम है, 13 मीटिंग्स रूम है, इंटरनेशनल फीलिंग वाली चीजें हैं, म्यूजिक्स के लिए, चीजें के लिए। मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री बड़े बड़े कार्यक्रम करती है ना, उनके अपने आईफा होते हैं, क्या क्या कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, या कुछ इस तरीके की चीजें। वो कहां करते थे? मुंबई, एक आध बार बेंगलोर में हुआ, मुंबई से बाहर नहीं निकलते थे, मुंबई से बाहर निकलते थे सीधे इंटरनेशनल चले जाते थे, क्योंकि आपके पास था ही नहीं ना। इतने लोगों को गैदर करने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए, आधुनिक सुविधाओं से लैस, था नहीं आपके पास। तो जब विदेश में जाकर के करते थे तो भारत का ही तो पैसा विदेश में जाता था। एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप। मान लीजिए भारत में छोटे छोटे बहुत सारे व्यापारी हैं, वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग लोकल के क्षेत्र में। उनको अपने प्रोडक्ट को भारत के स्तर पे, भारत के बाहर बेचना है, तो कहां जाएंगे भैया? किसको फोन करेंगे? किससे मिलेंगे? कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा? कैसे बात होगी उनकी? उसमें इस तरीके के एग्जीबिशन सेंटर जो हैं वो मदद करते हैं। वहां इंस्टॉल लोग लगाते हैं, फ्री में कोई इंस्टॉल नहीं लगाता, सब एक पर्टिकुलर किराया देते हैं, और किराया देने के बाद वहां पे इंस्टॉल लगाते हैं। प्राइवेट होगा तो बहुत महंगा होता है, जहां प्राइवेट थोड़ी बहुत प्रदर्शनी होती है बहुत महंगा होता है। सरकारी रहेगी तो जाहिर सी बात है सस्ता रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि फीलिंग सरकारी वाली नहीं आएगी, फीलिंग इंटरनेशनल लेवल की आएगी। ये और महत्वपूर्ण है इसके साथ। अब आप ये बताइए, आप सड़कों का जाल इस सरकार ने जिस तरीके से देश में बिछाया, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे का दोहरीकरण, इसके अलावा और बहुत सी सारी चीजें, गरीबों के यहां तक घर लेकर के जाना, घर बना करके देना, उनको शौचालय बना करके देना, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन यहां चर्चा क्या होती है? अरे मोदी साहब तो 5 किलो केवल गेहूं दे देते हैं। नहीं, किसानों के खाते में किसी सरकार ने कभी 1 रुपया डाला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो भारत के सभी वर्ग के सभी किसानों के खाते में साल के 6,000 रुपया डाल देती है। 6 रुपया भी कभी किसी ने नहीं डाला। लेकिन मोदी साहब ने किया क्या? हेलीकॉप्टर की उतनी बड़ी फैक्ट्री बनी, बेंगलोर में उद्घाटन हुआ, लेकिन मोदी ने किया क्या? आज 7.8% है भारत की इकोनॉमी, तो काम हुआ है तभी है। नो डाउट हमारा देश 140 करोड़ का है, और 140 करोड़ का देश है तो सबके लिए सब कुछ एक साथ पूरा कर पाना असंभव काम है, प्रैक्टिकल होकर के अगर सोचेंगे तो। लेकिन आप ये सब काम नहीं करेंगे
तो पैसा आएगा कहां से आपके पास बांटने के लिए भी यार, किसी योजना को चलाने के लिए, किसी चीजों को देने के लिए। आज उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में 15,000 की किट मिलेगी आप लोगों को, ट्रेनिंग मिलेगी आप लोगों को, आप लोगों के प्रोडक्ट को ग्लोबल करने के लिए हम पूरी मदद करेंगे आपकी। साथ के साथ आपको पहले फेज में 1 लाख का लोन मिलेगा, उसको चुका देंगे तो उसके बाद 2 लाख का लोन मिलेगा। बात यहां इंटरनेशनल भी हो रही है और बात यहां लोकल की भी हो रही है, बात यहां हाथ के कारीगरों की भी हो रही है। और विश्वकर्मा योजना में नाई मोची बढ़ई सब आते हैं। अब कुछ लोगों को समस्या है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कुछ लोगों को ये समस्या है कि सबको बड़े बड़े कंपनी में मैनेजर हो जाएंगे, सब डीएम एसडीएम हो जाएंगे। तो क्या प्रैक्टिकली संभव है किसी देश में? आप अपनी बात छोड़िए, यह संभव नहीं है। आपके जितने भी सेक्टर हैं, आपकी जितनी भी कोर स्ट्रेंथ है, जब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप बेरोजगारी की दर को घटा नहीं सकते। आप ये मान करके चलिएगा। और दूसरी चीज, बेरोजगारी पे काम करना सिर्फ केंद्र सरकार का काम नहीं है, राज्य सरकारों का काम है। ममता बनर्जी बताया ना, बंगाल में बेरोजगारी हटाने के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। बिहार सरकार बताए ना, बेरोजगारी हटाने के लिए आपने कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई है बिहार के अंदर। इंडस्ट्री लगाने के लिए आपने क्या इंडस्ट्री का माहौल तैयार किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, आपने कोई कन्वेंशन सेंटर बनाया, आपने कोई रिसर्च सेंटर बनाया? नहीं। बतौलेबाजी कर लो जी, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे जी, हम मोदी को हरा देंगे जी, हम फलाना कर देंगे जी, हम जाति जनगणना करा देंगे जी, हम फलाना करा देंगे, ठिकाना करा देंगे। आप जाति जनगणना अगर करा भी लेते हैं, करा तो लिए ही हैं, उसको सार्वजनिक कर दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि नहीं करना है? और पता चल जाएगा कि मेरे प्रदेश में फला फला जाति के कितने लोग रहते हैं, उससे क्या फैक्ट्री लग जाएगी दूसरे दिन? क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या काम हो जाएगा तुरंत? नहीं ना। आप जाति जनगणना कराइए, लेकिन दूसरी तरफ आप वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री भी लगाइए, तो लोग कहेंगे, स्वागत करेंगे इस चीज का कि चलिए ये भी काम कर रहे हैं तो ये भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं करना है, बतौलेबाजी करनी, तो बतौलेबाजी से तो भाई रोजगार खत्म नहीं होगा। आप पलट के इसको वोट दे दीजिए, चाहे पलट के उसको वोट दे दीजिए, किसी को वोट दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? जो रहेगा, भाई मेरे पास खेत है और मैं इसमें गेहूं बोऊंगा ही नहीं, और मैं बैठ करके बातें करूंगा, किसी में फसल लगाऊंगा, गेहूं बोऊंगा, ऑर्गेनिक बोऊंगा, ये करूंगा, वो प्लांट लगाऊंगा, ठिकाना लगाऊंगा, तो 6 महीने के एंड में रिजल्ट मुझको क्या मिलेगा? 0। मैं उसमें कुछ भी बोऊंगा तो कम से कम कुछ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा। लेकिन सरकारों को यहां काम नहीं करना है, बतौलेबाजी केवल करनी है। तो आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर एनालिसिस मेरा पसंद आता है तो आप इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट अगर कर सकते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ, कंट्रीब्यूट करिएगा। अब ये नया भारत है, ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बनाएंगे वर्ल्ड क्लास बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी शक्ति, हमारी ताकत क्या है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।